हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 और वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी। तो इस चैप्टर में हम लोगों को दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है डायूरेटिक्स और दूसरा है एंटी डायूरेटिक्स। तो चलिए पहले इसको मोटा मोटा सा हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में इसको सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डायूरेटिक्स। क्या है डायूरेटिक्स? तो डायूरेटिक्स क्या होता है ये कई बार पढ़ चुके हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। तो डायूरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, या ये कह सकते हैं जो पेशाब के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। सपोज दैट कि कोई एक आदमी है जो दिन में 2 लीटर पेशाब कर रहा है, तो जब डायूरेटिक लेगा वो तो पता चल रहा है कि 3 लीटर 4 लीटर पेशाब करने लग जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो पेशाब करने का जो वॉल्यूम है उसको क्या करती हैं ये दवाएं बढ़ा देती हैं। ये जो डायूरेटिक्स है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कि पेशाब के वॉल्यूम को बढ़ाया जाए ताकि जो बॉडी का फ्लूइड है उसको निकाला जाए। समझ में आ रही बात? तो ये दवाएं क्या करती हैं, जो बॉडी का फ्लूइड है उसको निकालने का काम करती हैं यूरिन के रास्ते से। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए जब ब्लड प्रेशर हाई होता है किसी का, तो एक तरीका ये होता है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको कम कर दिया जाए। तो अगर ब्लड का वॉल्यूम कम कर दिया जाता है तो उससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने जहर खा लिया, ठीक है, और अगर वो जहर पेट के अंदर है तो उल्टी करवा के निकाल लेते हैं। मान लीजिए आंत के अंदर तक पहुंच गया है तो डायरिया करवा के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही? नहीं, तो अब डायूरेटिक से देते हैं ताकि जो ब्लड के अंदर क्या कहते हैं पानी है जिसके अंदर जहर मिला हुआ है और भी उसके साथ में कुछ चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, तो ये दवाएं क्या करती हैं ब्लड के अंदर से पानी को और भी कई सारे सब्सटेंस को बाहर निकाल देती हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से इन दवाओं का यूज़ किया जाता है। तो अब ये चलिए इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये इसके जो दवाएं हैं अलग अलग टाइप की केमिकल नेचर के बेस पे उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। उनके फंक्शन के बेस पे और उनके केमिकल नेचर के बेस पे इन दवाओं को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है थायाजाइड्स। वो क्या है? थायाजाइड्स है। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ऐसे ही क्लोरथालिडोन। अब इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोनोलेक्टोन और अमीलोराइड्स। तीसरा है लूप डायूरेटिक्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो फ्यूरेसिमाइड और ब्यूमेटानाइड। और भी एग्जाम्पल्स है मैंने, लेकिन एक एक दो एग्जाम्पल्स लिए हैं सिर्फ। जो चौथी क्लासिफिकेशन है इसकी वो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आइसोसोर्बाइड और मैनिटोल। और जो पांचवी क्लासिफिकेशन है वो है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसका एग्जाम्पल है एसीटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड। और छठी जो है वो है जेंथिन। क्या है? जेंथिन। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? थियोफाइलिन। इसका एग्जाम्पल क्या है? थियोफाइलिन। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो अब ये जो थायाजाइड्स है, अभी एक बात ये ध्यान रखिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी। तो ये दवाएं जो हैं सब कहाँ पे काम करेंगी? किडनी के ऊपर काम करेंगी। और क्या करती हैं? तो ब्लड के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं। समझ में आ रही बात? या तो ये कह सकते हैं कि ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाती हैं। तो कैसे बढ़ाती हैं पहले इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। हालांकि इससे पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। आपने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसका वो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आपको मैं जल्दी जल्दी से बना दे रहा हूँ। तो ये मान लीजिए आपका नेफ्रॉन है। क्या है? ये नेफ्रॉन है, ठीक। ये क्या हो गया? नेफ्रॉन हो गया। अभी यहाँ पे ना ये नेफ्रॉन हो गया। अभी और ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स है, यानी ये ब्लड जो किडनी के अंदर आता है फिर यहाँ से निकल के जाता है, ठीक है। तो ये समझिए ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आया और यहाँ पे इधर से ये रास्ता मोटा होता है, इधर आगे पतला होता है, तो प्रेशर पड़ता है। तो फिर क्या होता है? इधर ब्लड के अंदर जो चीज़ें हैं वो छन छन के इधर आती हैं। और यहाँ पे जो मतलब ब्लड वेसल्स है वो परमिएबल होता है, यानी चीज़ें इधर छन छन के आ जाती हैं। ब्लड का बहुत सारा पार्ट इधर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए वाटर आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, क्लोराइड आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। तो सब छन छन के इधर आ जाते हैं। अब ये जो समझिए पाइप है, ये नेफ्रॉन है। तो इसी में क्या है? इधर से ब्लड की पाइपें भी रहती हैं इधर से। समझ में आ रही बात? यानी ब्लड वेसल्स इधर लगे रहते हैं, फिर जुड़ जाते हैं आगे इधर। तो ऐसे ही इधर यहाँ पे भी ये क्या कहते हैं मतलब ब्लड वेसल्स रहता है। ऐसे ही फिर यहाँ पे भी ये क्या है? ब्लड वेसल्स, यानी इसके जुड़े रहते हैं। ये दो दो तीन तीन रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं। और ये फिर ब्लड वेसल से जाके जुड़ जाते हैं वापस इसमें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी रहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक।
अब इसके अंदर ये पाइप है, ये समझ में आ रही बात, और इसमें ब्लड वेसल्स भी जुड़े हुए हैं। तो ब्लड यहाँ पे छन छन के आया, तो इसमें क्या होता है, पानी भी आ जाता है, आयंस वगैरह भी आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब इधर आते हैं वो तो फिर से दोबारा से रीएब्जॉर्ब होकर इधर आ जाते हैं और फिर से ब्लड में पहुंच जाते हैं। समझ में आ रही बात, कुछ यहाँ पे हो जाते हैं, फिर कुछ आए, कुछ यहाँ से रीएब्जॉर्ब हुए, फिर से वापस चला गया, यानी पानी यहाँ पे इसके अंदर आ गया था, ये नेफ्रॉन के अंदर, फिर इसके अंदर से छन के ब्लड के अंदर आ जाता है। पहले यहाँ छन के ब्लड में से क्या है, ये ब्लड वेसल्स में से छन के इसके अंदर आया, फिर वापस क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है, दोबारा से रीएब्जॉर्ब होता है और कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड के अंदर पहुँच जाता है। ऐसे ही यहाँ से भी होता है और फिर ऐसे यहाँ से भी होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं PCT। क्या बोलते हैं, PCT, यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और इसको बोलते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनली। ठीक है, तो ये 3 जगह हमको खास तौर से ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। हालांकि ये पूछेगा नहीं, तो हमको जो हम लोग अब जो दवाएं देते हैं तो वो क्या करती हैं, या तो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं, ये डायूरेटिक्स वाली, या यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं, या तो फिर यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो ये फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, उस फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देती हैं। समझ में आ रही बात। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो यहाँ पे इसको और ज़्यादा परमिएबल कर देंगी और ज़्यादा फिल्टर हो के चीज़ें इधर आएंगी। एक तो ये कि यहाँ से ब्लड आ रहा है, इधर से आ रहा है, लेकिन बहुत सारा इधर निकल जा रहा है, सब छन के इधर नहीं आ रहा है। तो हम लोग कुछ दवा ऐसी देंगे जो इसको और ज़्यादा परमिएबल कर देगा। परमिएबल का मतलब ये समझिए कि यहाँ पे जो इसके रास्ता इधर जाने का वो किसी हद तक बड़ा हो जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छन के इधर आ जा रही हैं। तो कुछ दवाएँ ऐसी भी होंगी। ठीक है, तो अब ये जो दवाएं होती हैं वो क्या करेंगी, या तो इसका परमिएबिलिटी बढ़ा देंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देती हैं। कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो यहाँ पे क्या रीएब्जॉर्प्शन को रोक देंगी, तो फिर क्या होगा, ये जो क्या कहते हैं, जो नेफ्रॉन के अंदर जब वो बचा रहेगा तो वापस किडनी से होते हुए क्या है, पेशाब के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। और अगर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फिर वो ब्लड के अंदर दोबारा से पहुंच जाता है। समझ में आ रही बात। अगर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा से एब्जॉर्ब, ठीक है, यानी ब्लड में से आया था दोबारा ब्लड में पहुंच गया तो फिर यूरिन में कम आएगा। और अगर रीएब्जॉर्प्शन को रोक दिया जाए, यानी दोबारा से ब्लड में जाने से रोक दिया जाए, तो ब्लड का क्या रोक दिया जाए, तो फिर क्या होता है, पेशाब का वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम, मूत्र का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 3 जगह हो गई। अब देखिए, अब जो थायाजाइड्स हैं ये कहाँ पे काम करती हैं, तो ये थायाजाइड्स इस पे काम करती हैं। जो PCT है यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं, और ये जो PCT है वो कहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे डिस्टल जो है, ये डिस्टल जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है उस पे काम करती है और वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। और ये लूप ऑफ जो लूप डायूरेटिक्स है वो लूप ऑफ हेनली पे काम करती हैं और रीएब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। ठीक, अब एक दवा है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ये क्या करती हैं, ये ब्लड को ना पूरी बॉडी से खींच के ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाती हैं पहले, उसके बाद फिर उसका फ्लो बढ़ा देती हैं। ये जो ऑस्मोटिक वाली दवाएं हैं ये क्या करती है, पूरी बॉडी से ब्लड को खींचेंगी और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाएंगी पहले। समझ में आ रही है, जैसे हमारे सेलों के, हमारे जो अलग अलग सेल हैं उसके अंदर ब्लड, तो सबको खींच के क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर लाती हैं और फिर उसके बाद उसका फ्लो बढ़ा देती हैं, यानी किडनी के पास में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भेजती हैं। जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा क्या होगा, वो फिल्टर होगा, और ज़्यादा फिल्टर होगा तो फिर ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन को रोका जाएगा। जब ज़्यादा रोका जाएगा तो बहुत सारा क्या है, पानी जो है और कैल्शियम आयंस है, पोटेशियम आयंस हैं और क्लोरीन वगैरह जो भी हैं, तो उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रोक दिया जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ऐसे ही जो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं ये क्या होते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज एक टाइप के इंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज एक तरीके के इंजाइम होते हैं। और उन इंजाइम का काम क्या होता है कि उन इंजाइम का काम ये होता है कि जब ये जो क्या कहते हैं एक नेफ्रॉन के अंदर ही एक जगह ऐसी होती है कि जो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो H2 होता है, उन्हीं को मिला के बाइकार्बोनेट बना देता है और प्रोटॉन बना देता है। समझ में आ रही बात। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज एक तरीके का इंजाइम होता है, इनहिबिटर नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना, कार्बनिक एनहाइड्रेज एक तरीके का इंजाइम होता है। वो क्या करता है, क्या कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं H2O वाटर को मिला के बाइकार्बोनेट बना देता है, और बाइकार्बोनेट क्या होता है, फिर वापस से ब्लड में चला जाता है। समझ में आ रही बात। और जो बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है, वापस से ब्लड के अंदर चला जाता है। अब बाइकार्बोनेट बनना ये ज़रूरी भी होता है। समझ में आ रही बात, बाइकार्बोनेट का बनना ज़रूरी भी होता है। HCO3 बनता है
इसलिए कि वो होता है बफर, और बफर वो होता है जो हमारे ब्लड के अंदर एसिड और बेस के क्या कहते हैं लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो ठीक है, तो वो अलग बात है। तो ये जो एंजाइम होता है वो क्या बनाता है, वाटर को, और उसको क्या है बाइकार्बोनेट बना देता है। तो जब वो बाइकार्बोनेट बन जाते हैं तो वो क्या है बाहर नहीं आते हैं, वो छन के बाहर नहीं आते, वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं वापस से। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को रोक देते हैं। तो फिर जो ब्लड के अंदर वाटर है वो क्या बनता है, जो वाटर है वो बाइकार्बोनेट नहीं बनता है, तो वो भी छन के बाहर आता है। इस तरीके से यूरिन में वॉल्यूम बढ़ जाता है। और एक और है जो ये जेंथीन है, तो जेंथीन का एग्जांपल क्या है, थियोफाइलिन। तो ये क्या करता है, तो ये फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है। तो सारा ये जो जितने भी क्लासिफिकेशन है सबका तकरीबन आपको क्या कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहिए या ये कहिए कि उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको पता चल गया है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, उनको रीएब्जॉर्प्शन को रोक दिया जाता है। असल में उन्हीं के रीएब्जॉर्प्शन को रोका जाता है, इसलिए कि जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हीं के साथ पकड़ के वाटर भी अंदर घुस जाता है। समझ में आ रही बात। ये जो एलिमेंट्स हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जब जैसे कि यहाँ से छन के इधर आ गए, फिर वापस से जब ये रीएब्जॉर्ब होते हैं, वापस से जब ये आयन, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जब रीएब्जॉर्ब होते हैं, इन्हीं का साथ पकड़ के वाटर भी अंदर घुस जाता है। अकेले नहीं घुस पाता है वो, समझ में आ रही बात। अकेले वो इंटर नहीं हो पाता है ब्लड के अंदर, तो इन्हीं का साथ पकड़ के वाटर दोबारा से क्या होता है, अंदर घुस जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई नमक ज़्यादा खा रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, इसलिए कि उसके साथ में फिर वाटर का वॉल्यूम ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ता है। जब मान लीजिए नमक ज़्यादा खाएगा तो फिर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड उसके अंदर ज़्यादा होगा, NaCl, तो उसमें सोडियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया। अब ये दोनों फिर यहाँ से क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब आसानी से होते हैं। समझ में आ रही बात। दवा नहीं खा रहा आदमी तो आसानी से रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो उसके साथ में वाटर भी होता है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर वाले मरीज को कहते हैं कि आपको नमक नहीं खाना है। और उसका दूसरा भी फंक्शन भी है, कंस्ट्रिक्शन भी कराता है। अगर आपके बॉडी के अंदर क्या कहते हैं सोडियम ज़्यादा होता है तो कंस्ट्रिक्शन भी कराता है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो कुछ मैंने बताया ना वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब इसका जो क्या कहते हैं कितना लेंगे डोज वगैरह भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, दे वर्क ऑन किडनी, और ये जो क्या कहते हैं थायराइड है किस पे काम करते हैं, PCT पे काम करते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो ये जो थायराइड्स हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल ये लिखा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, दे वर्क ऑन किडनी, और ये किडनी पे काम करते हैं। और कहाँ पे काम करते हैं, PCT पे काम करते हैं, ठीक। नेफ्रॉन का जो PCT है यानी प्रोक्सिमल क्यूमुलेटेड ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे काम करते हैं और रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम का, पोटाशियम का और क्लोराइड का, ठीक है। इनके क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो फिर इनके जब रीएब्जॉर्प्शन को रोका जाता है तो साथ में वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन रुक जाता है, इसलिए कि वाटर जो है इन्हीं के साथ में वापस एंट्री करता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से क्या करते हैं, बॉडी के जो फ्लूइड है उनका एक्सक्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो और फिर क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम को, यहाँ पे एक चीज छूट गया, उसको बढ़ा लीजिए यहाँ पे, एंड डिक्रीज कर लीजिए। क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं किसको, ब्लड वॉल्यूम को। अब जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, तो ये भी क्या करता है, ये DCT पे काम करता है। वही सारा काम जो वो कर रहा था वही सारा काम ये भी करता है, सिर्फ इसके अंदर फर्क ये है कि ये क्या करता है, ये जो पोटेशियम को क्या है बाहर निकलने से ये रोकता है, यानी पोटेशियम को दोबारा से रीएब्जॉर्ब होने देता है। ये वाला जो है पोटेशियम स्पेयरिंग का मतलब ये समझिए कि उसको छोड़ देता है, कहता तुमको इजाजत है, तुम जाओ रीएब्जॉर्ब हो जाओ। बाकी जो है जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, उनको तो क्या कहता है रीएब्जॉर्ब होने से रोकता है, लेकिन पोटेशियम को नहीं रोकता है, इसको जाने देता है, ठीक है। इसको क्या करता है, वापस जाने देता है। तो ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, ये इसके अंदर फर्क है। और ये कहाँ पे काम करता है, DCT पे काम करता है। तीसरा क्या है, लूप ऑफ डायूरेटिक्स है, जिसका फ्यूरेसिमाइड और बीमेटानाइड, तो ये भी थायराइड और इनकी तरीके से काम करता है लूप ऑफ हेलनी पे। अब इसके इंडिकेशंस क्या है, कब इसको यूज करते हैं, तो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। एडिमा हो गया, एडिमा यानी जैसे कि मान लीजिए पैरों में पानी जमा हो गया, कहीं पे भी लंग्स के अंदर पानी जमा हो गया, तो उस कंडीशन में देते हैं। डायबिटीज में देते हैं, इसलिए ताकि जो ब्लड के अंदर जो शुगर का क्या कहते हैं लेवल है उसको कम किया जाए। ऐसे इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देते हैं।
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हार्ट पूरी तरीके से जब काम नहीं कर पाता है या कोई वॉल्व वगैरह खराब हो जाता है तो फिर जो हमारे पैर वगैरह है ना, नीचे का जो हिस्सा है उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, तो फिर ये दवाएं देते हैं तो उसको क्या करते हैं, ये बाहर निकालने का काम करते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, हाइपर कैल्सीमिया हो गया यानी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसमें देते हैं ताकि कैल्शियम को बाहर निकाला जाए। ऐसे ही क्या है, किडनी डिसीज है, अगर किडनी अपना पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है तो उसमें भी देते हैं। ऐसे ही लीवर सिरोसिस है, अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो उसमें भी देते हैं। और पॉइजनिंग हो गया तो भी ये क्या है, डायूरेटिक्स वगैरह हम लोग देते हैं। कब नहीं देते हैं तो हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम की अगर कमी हो रही है तब नहीं देते हैं। हाइपोटेंशन हो रहा है यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उस कंडीशन में ये नहीं देंगे। यानी मान लीजिए उसका क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और हाइपोटेंशन भी है तो अब ये दवा नहीं देंगे। किसी ने जहर खा लिया और हाइपोटेंशन है तो ये दवा नहीं देंगे, वरना और ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो वो मर भी सकता है। ठीक है। और ऐसे इसको क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रेमिया में नहीं देते हैं, यानी अगर किसी के अंदर सोडियम की कमी है तो भी ये दवा नहीं देंगे, वरना और सोडियम को निकाल देगा। अब इसके डोजेज हैं, इसका आप फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ठीक है। उसको याद करना हो तो आप कर लीजिएगा, ये तो इतना याद भी नहीं होते हैं सारी चीज़ें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं इसके बारे में मैंने बता दिया। ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं, यानी ये समझिए कि ब्लड को बढ़ा देते हैं। क्यों, पूरी बॉडी से खींच के लेके आते हैं ब्लड को, ब्लड वेसल्स के अंदर, और फिर क्या करते हैं, किडनी की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ा देते हैं, यानी ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा किडनी की तरफ भेजते हैं। और फिर क्या करते हैं, नॉर्मल एंड प्रिवेंट नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन और वाटर का जो नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन है उसको रोक देते हैं, रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या करते हैं, ब्लड का, ये यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब करवाते हैं ये। और ये जो दवा है ना, ये अगर क्या कहते हैं, इसको और भी यूज़ किया जाता है टू रेड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी जो ब्रेन है या हमारा जो, ठीक है, तो इसके अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए भी इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड का जो वहाँ पे क्या कहते हैं, उसका जो प्रेशर है फ्लूइड की वजह से, तो उसको कम करने के लिए भी देते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जैसे आपने पढ़ा था ग्लूकोमा के अंदर आँखों के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए भी ये दवा, ऑस्मोटिक वाली जो दवाएँ हैं उसको देते हैं, जैसे कि आइसोसोर्बाइड और मैनिटोल। ठीक। अब जो पांचवी है वो क्या है, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि एक तरीके का एंजाइम होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को क्या करता है, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, बाइकार्बोनेट बनाता है। और बाइकार्बोनेट बनना जरूरी भी होता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक तरीके से बफर का काम करता है, यानी जो क्या कहते हैं, ये इसके अंदर बेसिक नेचर भी होता है और क्या कहते हैं, एसिडिक नेचर भी होता है। अगर एसिड ज़्यादा बढ़ता है तो फिर बेसिक वाला इसका काम करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर बेसिक ज़्यादा बढ़ता है तो इसका एसिड वाला हिस्सा काम करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये बफर की तरह से काम करता है, ठीक है। अगर ये क्या कहते हैं, अगर ये ब्लड के अंदर बढ़ा रहता है, अगर ये बनता रहता है तो फिर इससे ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो इसलिए कुछ दवाएं ऐसी देते हैं जो हम लोग इस कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को क्या करता है, रोक देता है काम करने से, तो बाइकार्बोनेट नहीं बनता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम किया जाता है। और दूसरे क्या है, ये जो वाटर है ये बाइकार्बोनेट नहीं बनता है तो फिर क्या होता है, इसको रीएब्जॉर्ब होने से रोक दिया जाता है और फिर कहाँ पे, ये यूरिन के रास्ते से निकाला जाता है। तो इस तरीके से भी क्या है, ब्लड का वॉल्यूम कम कर दिया जाता है और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। वरना अगर बाइकार्बोनेट बन जाता है तो फिर उसको रीएब्जॉर्ब होने से नहीं रोका जा सकता है, वो रीएब्जॉर्ब हो ही जाता है। तो इस तरीके से उसके साथ में वाटर भी अंदर पहुंच जाता है, ठीक। और ये जो ज़ेंथीन है ये क्या करता है, ड्रग इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मैंने दिखाया ना, जो ग्लोमेरुलर होता है जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन रेट को ये दवा क्या करती है, बढ़ा देती है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उधर चीज़ें पहुँचेंगी और उनके रीएब्जॉर्प्शन को अगर रोक दिया जाएगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या करेगा, पेशाब करेगा। अब एक टॉपिक है इसमें क्या, एंटी डायूरेटिक्स। तो जो हम लोगों ने डायूरेटिक पढ़ा उसी का उल्टा क्या है, एंटी डायूरेटिक्स। ये दवाएं क्या करेंगी, आदमी के पेशाब के वॉल्यूम को क्या करेंगी, कम कर देंगी। यानी ज़्यादा पेशाब कर रहा था तो ये दवाएं क्या करेंगी, कम पेशाब करवाएंगे। जैसे कि कोई बच्चे होते हैं बहुत सारे, उनको दिक्कत होती है कि रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, उसको बोलते हैं बेड वेटनिंग, ठीक है। तो ऐसे बीमारियों को, ऐसे बच्चों को बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए, या कोई मतलब बच्चे ही नहीं बड़े भी हैं अगर उनको भी ये दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में ये दवा देते हैं। ऐसे ही एक बीमारी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो
तो दी ड्रग्स डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन आर कॉल्ड एंटी डायूरेटिक्स। ठीक है, जो यूरिन के वॉल्यूम को कम कर देती है, यानी कम से कम आदमी पेशाब करेगा, उसको पेशाब नहीं लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक्स बोलते हैं। तो ये दवाएं क्या करती हैं, तो इनहिबिट यूरिन फॉर्मेशन, तो ये यूरिन फॉर्मेशन को क्या करती हैं, रोक देती हैं। कैसे रोकती हैं, बाय इंक्रीजिंग द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी, यानी जो हमारी क्या कहते हैं, जो किडनी के अंदर हम लोग रीएब्जॉर्प्शन को रोक रहे थे, तो ये क्या करती हैं, उसको बढ़ा देती हैं, यानी जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही थी उसको और बढ़ा देती हैं, यानी जो भी उधर से क्या कहते हैं वाटर वगैरह जो भी फिल्टर होके आया था वो और जल्दी से वापस से रीएब्जॉर्ब होकर फिर ब्लड में पहुंच जाता है, तो फिर पेशाब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसमें यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो इसमें एक क्या होता है, हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये आपके कहाँ पे बनता है, तो ये हमारा जो क्या कहता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को क्या कहता है ऑर्डर देता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसके अंदर ये हार्मोन बनता है, उसको बोलते हैं ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन इसकी क्या होगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एंड इट्स एनालॉग। और इसी जैसा कि ये हार्मोन है, इसी जैसी कुछ दवाएं बना दी गई हैं, यानी उसी के स्ट्रक्चर के जैसा कि उसका स्ट्रक्चर है, ऐसी कुछ दवा बना दी गई उसी के स्ट्रक्चर के जैसी, तो वो भी उसी जैसे काम करती हैं। वो भी क्या करती हैं, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं, ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है और फिर यूरिन कम से कम बनता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जो हार्मोन है उसको हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसोप्रेसिन या ADH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ADH या AVP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AVP भी बोलते हैं, यानी आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं, आर्जिनिन वेसोप्रोसिन, AVP भी बोलते हैं, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। ठीक है, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और जो इसका एनालॉग है, जो इसका एनालॉग्स है, यानी इसी जैसी जो दवाएं हैं, एक तो ये खुद हार्मोन है, या तो इस हार्मोन को निकाल लिया जाए, या फिर इस जैसी कुछ दवाएं मतलब लेबोरेटरी के अंदर बना दी गई हैं। उसका एग्जांपल क्या है, तो जैसे कि डेस्मोप्रेसिन, लाइप्रेसिन, टर्लीप्रेसिन। ठीक है, दूसरी जो दवा है वो क्या है, थायाजाइड। अब आप ये कहेंगे कि थायाजाइड तो हम लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ा था डायूरेटिक में, और यहाँ पे भी दे रहे हैं थायाजाइड्स, तो ये कैसे हो सकता है। तो इसमें एक कंडीशन है कि जिस आदमी को ये बीमारी होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको बीमारी होती है, तो उसके अंदर ये दवा उल्टा काम करती है। समझ में आ रही बात, जिसको ये बीमारी होती है उसके अंदर ये दवा क्या करते हैं, ये जो थायाजाइड्स है वो डायूरेटिक का नहीं बल्कि एंटी डायूरेटिक का काम करती है। ठीक है, इस बीमारी वाले को। और इस बीमारी में क्या होता है, जो ये क्या कहते हैं, ये जो ADH हार्मोन है, ये मतलब किसी भी तरीके से मतलब अपना काम नहीं कर पाता, या पिट्यूटरी में गड़बड़ी हो गई, या हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी हो गई, या किडनी में गड़बड़ी हो गई, तो ये जो हार्मोन है अपना काम नहीं कर पाता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो जब जिसको भी ये बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी में होता क्या है कि आदमी तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब भी करता है, तो इसमें किडनी का फंक्शन किसी तरीके से क्या डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये दवा उसमें क्या करती है, फिल्ट्रेशन को डिस्टर्ब कर देती है। ये दवा क्या करती है, उसके फिल्ट्रेशन रेट को घटाती है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा काम करती है, बस इतना याद रखिए। और तीसरी जो है वो क्या है, मिसलेनियस, यानी अलग अलग टाइप की जो दवाएं हैं वो भी इसमें काम करती हैं एंटी डायरेटिक की तरह, जैसे कि कार्बामाजेपिन हो गया, क्लोरप्रोपामाइड हो गया, और क्या है, इंडोमेथिसिन हो गया। ये वाला आप याद रख लीजिएगा एक एग्जाम्पल। ठीक है, वेसोप्रेसिन, और ये जो 2-3 है ये याद रख लीजिएगा, बाकी है सब छोड़ देंगे तब भी काम चल जाएगा। अभी एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, ADH क्या है ये, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज ए हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन यानी AVP भी बोलते हैं, या फिर इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक, अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दिस ड्रग्स एक्ट ऑन किडनी, ये किडनी पे काम करते हैं, एंड इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। या ये कहिए कि जो सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, उसका रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, और जब उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर उसके साथ जाता है, तो वो भी क्या है, उसका भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आदमी कम से कम पेशाब करता है, यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। इसको कब देते हैं ये दवाएं एंटी डायूरेटिक, तो बेड वेटिंग को ट्रीट करने के लिए, यानी कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, कोई भी अगर बेड पे पेशाब कर दे रहा है, बिस्तर पे पेशाब कर दे रहा है, सुबह सुबह बिस्तर गीला कर दे रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए दवा देते हैं। ऐसे ही जो ये थायाजाइड वाली दवाएं हैं, तो ये देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस को ठीक करने के लिए। किसको, डायबिटीज इंसिपिडस किसी को है अगर, तो उसको ठीक करने के लिए देते हैं। और इस बीमारी में क्या होता है, इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, आदमी का जो वॉल्यूम का, इसमें क्या होता है, जो आदमी का यूरिन का वॉल्यूम है
वो बढ़ जाता है। इस डायबिटीज इंसिपिडस में आदमी का जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है कि हाइपोथैलेमस में कोई दिक्कत होगी, मान ली चोट लग गई, या पिट्यूटरी में कोई दिक्कत हो गई, कैंसर हो गया, कुछ भी वो काम नहीं कर रहा है, या किडनी में प्रॉब्लम है, तो इन वजहों से क्या होता है, यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो उसके अंदर जो ये थायराइड्स है जो कि असल में डायूरेटिक है, लेकिन इस बीमारी के अंदर ये एंटी डायूरेटिक की तरह से काम करता है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कब नहीं देंगे, तो अगर किसी को इस्केमिक हार्ट डिसीज है तो उसमें नहीं देंगे। यानी क्या कहते हैं, मतलब क्या, इस्केमिक हार्ट डिसीज का मतलब ये कि हार्ट तक पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो हार्ट क्या उसका काम नहीं कर रहा था, तो ऐसी कंडीशन में नहीं देंगे। ऐसे किसी को अगर हाइपर टेंशन है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। क्रोनिक नेफ्राइटिस है तो उसमें भी नहीं देंगे। यानी किसी का क्या कहते हैं, नेफ्रॉन जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, वो डैमेज हो गए हैं, यानी उसमें बीमारी लग गई है तो उसमें भी नहीं देंगे। यानी किडनी में अगर बीमारी है तो नहीं देंगे ये दवाएं। ऐसे अगर किसी को साइकोजेनिक पॉलीडेप्सिया है तो उसमें भी नहीं देंगे। साइकोजेनिक पॉलीडेप्सिया का मतलब होता है एक मेंटल बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, आदमी को मतलब अर्ज, जिसमें क्या होता है, इन विच पेशेंट अर्ज टू ड्रिंक वाटर। इसमें आदमी को ऐसा लगता है कि मुझे प्यास लगी है, उसको अर्ज होता है, नहीं उसको लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, अर्जेंसी लगती है उसको कि मुझे बहुत प्यास लगी है। हालांकि उसको प्यास होती नहीं है, लेकिन वो क्या पानी पीता रहता है, दिन भर पानी पीता रहता है, ठीक, हालांकि उसको पानी की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवाएं नहीं देंगे उसको, ठीक है। अब इसका डोज क्या होता है, तो जो वेसोप्रेसिन है वो 5 से 10 यूनिट का इंजेक्शन आता है, वो दे देंगे। ऐसे जो लाइप्रेसिन है उसका भी 10 यूनिट का क्या कहते हैं इंजेक्शन आता है, तो उसको क्या कहते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से या सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।